हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद एमएस में। आज मैं आपके लिए कौटिल्य पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए बिना टाइम ख़राब करें हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार शासक को जीव जंतुओं से कितने गुण सीखने चाहिए? ऑप्शंस हैं ए 18, बी 17, सी 19, डी 20। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप भी मेरे उत्तर के साथ अपना उत्तर लगाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके कितने ठीक हैं। तो आपका आंसर है डी। कौटिल्य कहता है कि शासक को जीव जंतुओं से 20 गुण सीखने चाहिए। वो कहता है कि हमें कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए, गधे से 3 गुण सीखने चाहिए, कौवे से 5 गुण सीखने चाहिए और मुर्गे से 4 गुण सीखने चाहिए। और फिर उन गुणों को सीखकर व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? ए 4, बी 5, सी 7, डी 3। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताइए अपना उत्तर। आपका आंसर है सी 7। देखिए स्टूडेंट्स, कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत को सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला ये बताता है स्वामी, स्वामी मतलब राजा। फिर दूसरा ये बताता है अमात्य मतलब मंत्री। तीसरा बताता है जनपद। चौथा बताता है दुर्ग। पांचवा बताता है दंड। छठा बताता है कोश और 7 बताता है मित्र। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली के प्रिंस को हानिकारक माना है? ए कार्ल मार्क्स, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मैक्स वेबर। बताइए आप भी अपना उत्तर। तो आपका आंसर है डी मैक्स वेबर। कि मैक्स वेबर बोलता है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली का जो प्रिंस है वो ज्यादा हानिकारक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कंपैरिजन करके ऐसे लर्न कर सकते हैं आराम से इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य के अनुसार सीमा विवाद की स्थिति में निम्न में से किस अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए पंचग्रामिक, बी संधि विग्राहक, सी सन्निधाता, डी समाहर्ता। तो बताइए स्टूडेंट्स अपना उत्तर आप लोग भी। तो आपका उत्तर होगा ए पंचग्रामिक। कौटिल्य कहता है कि अगर कोई भी सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे पंचग्रामिकों द्वारा मिलकर उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बोलता है कि जो संधि विग्राहक होता है वो कौन होता है? तो शांति और युद्ध से संबंधित विभाग के अध्यक्ष को हम संधि विग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर है सी सन्निधाता। तो सन्निधाता कौन होता है? वो कोष के अध्यक्ष को सन्निधाता के नाम से बुलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आता है समाहर्ता। समाहर्ता को कौन किसको बोलता है? वो जो कर संग्राहक होता है, मतलब जो कर को इकट्ठा करता है उसको वो समाहर्ता के नाम से पुकारता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अनुसार कौन से राजा की शक्ति नहीं है? ए उत्साह शक्ति, बी प्रभाव शक्ति, सी मंत्र शक्ति, डी युद्ध शक्ति। बताइए आप भी अपना उत्तर लगाइए। तो आपका उत्तर है डी युद्ध शक्ति। देखिए स्टूडेंट्स, कौटिल्य ने राजा की 3 शक्तियां बताई हैं हमें। एक है उत्साह शक्ति, दूसरा है प्रभाव शक्ति, तीसरा है मंत्र शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कौटिल्य ने रोजगार का साधन नहीं बताया है? ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी मछली पालन। तो लगाइए स्टूडेंट्स आंसर अपना।
आपका आंसर है डी। मछली पालन को कोई ये नहीं कहता कि ये रोजगार का साधन है, वो कहता है कि कृषि करो, आप पशुओं का पालन करो और व्यापार करो। ठीक है स्टूडेंट्स, वो 3 ही साधन बताता है। ठीक है, करिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य के 3 वर्ग में से शामिल नहीं हैं। ए अर्थ, बी काम, सी मोक्ष, डी दुर्ग। लगाइए स्टूडेंट्स अपना उत्तर, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपका आंसर होगा डी दुर्ग। कौटिल्य 3 वर्गों में शामिल करता है, अर्थ को, काम को और मोक्ष को। इन तीनों वर्गों को शामिल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य के अनुसार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। ए नगर, बी राज्य, सी ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए आप अपना उत्तर। तो स्टूडेंट्स आपका उत्तर होगा सी ग्राम। वो ग्राम को सबसे छोटी इकाई मानता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सत्य है। ए दैवीय संस्था है, सामाजिक समझौता है, विकास का परिणाम है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट्स। आपका आंसर है बी सामाजिक समझौता। कौटिल्य कहता है कि लोगों ने मनु के साथ समझौता किया। क्यों किया? मत्सत्य न्याय की स्थिति थी, उसे समाप्त करने के लिए लोगों ने मनु के साथ समझौता किया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए मनु के साथ यह समझौता किया कि वह उन्हें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को क्या नाम दिया है? ए प्राकृतिक अवस्था, बी मूल स्थिति, सी मत्सत्य न्याय, उपरोक्त कोई नहीं। तो बताएं उत्तर। तो स्टूडेंट्स आपका उत्तर होगा सी मत्सत्य न्याय। कौटिल्य कहता है कि राज्य से पूर्व की जो अवस्था थी उसे वह मत्सत्य न्याय का नाम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या नाम दिया है? ए अरि, बी विजुगिषि, सी अकांद्रा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं उत्तर। तो आपका आंसर होगा बी विजुगिषि। जो राजा पड़ोसी राज्यों को जीतकर या अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा रखता है, इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कि जो राजा अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा रखता है उसे भी विजुगिषि के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय है। ए दंड नीति, बी अर्थनीति, सी लोक नीति, डी प्रशासन नीति। तो बताएं आप भी अपना उत्तर। स्टूडेंट्स आप भी ना कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि उससे ही मुझे पता लगेगा कि मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो कैसे बनाऊं और कौन से सब्जेक्ट से आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आपका आंसर है ए दंड नीति। दंड नीति ही कौटिल्य का मुख्य विषय है। वो दंड नीति के बारे में ही पूरे में इसमें बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। आप भी अपना उत्तर लगाएं स्टूडेंट्स। तो आपका उत्तर है ए 4। कौटिल्य है जो 4 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन करता है। पहला करता है वो जनपद संधि न्यायालय,
ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा करता है संग्रहण न्यायालय, तीसरा करता है द्रोणमुख न्यायालय, तीसरा करता है स्थानीय न्यायालय। वो 4 प्रकार के न्यायालयों की बात करता है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौटिल्य ने कौन सी विधाओं का वर्णन अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है? ए वार्ता, बी त्रयी, सी आन्वेषिकी, उपरोक्त सभी। तो बताइए स्टूडेंट्स, आप भी अपना उत्तर लगाएं। तो आपका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि वो कौटिल्य ने इन सभी विधाओं की अपनी पुस्तक में चर्चा की है। वार्ता की भी की है, त्रयी की भी की है, आन्वेषिकी की भी की है उसने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी सही हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसको आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सावरकर, सी तिलक, डी एम.एन. रॉय। तो बताएं अपना उत्तर। तो आपका उत्तर है सी तिलक। तिलक को आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो उसको कौटिल्य नाम दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो बोलते हैं कि भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है, तो तिलक आएगा। अगर पूछते हैं भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो कौटिल्य आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। फिर मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी।